तो बच्चों अब हम चालू कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। आज का चैप्टर है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों हम लोग। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं बच्चों, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो फोर्स के दो इफेक्ट होते हैं, एक मोशन और एक डिफॉर्मेशन। इसे कहते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। हम किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगाते हैं उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक होते हैं मोशन और दूसरा होता है डिफॉर्मेशन। तो फोर्स की वजह से जो मोशन होता है वो तो हम लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं 5th चैप्टर में। बट अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं उसकी से डिफॉर्मेशन होता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, जो कि 9th मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो इस चैप्टर में मेनली हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो बच्चे, हम ये पढ़ने वाले हैं कि कोई बॉडी कितना लोड सह सकती है, कितना फोर्स सह सकती है। फोर्स को हम लोग लोड भी कह सकते हैं। फोर्स को हम लोग लोड भी कह सकते हैं। अगर हम देखें हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो बॉडी कितना लोड सह सकती है, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये रियल लाइफ में इसका कहाँ यूज़ है, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम किसी चेयर पे बैठते हैं तो चेयर इसी हिसाब से डिज़ाइन की जाती है कि उस पर कितना लोड पड़ रहा है, और अगर उससे ज़्यादा लोड पड़ेगा तो वो चेयर क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। या फिर कोई और भी चीज़ है, जैसे लिफ्ट है, उसमें कुछ लोग अलाउड होते हैं, 5-6 लोग। उससे ज़्यादा लोग चढ़े तो हो सकता है उसकी रोप है वो उतना लोड ना सह सके, ब्रेक हो जाए। तो इन सब के बारे में ये चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी बॉडी कितना लोड सह सकती है, कितना उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी है। ये हमारा इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक टर्म की जिसका नाम है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है बच्चे? कोई भी फोर्स, अ फोर्स विच प्रोड्यूसेस अ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अप्लाइंग इट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगा रहे हैं, उससे उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, तो वो फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाता है। और जैसे मान लो इवन आप चेयर पे बैठ रहे हो तो चेयर में थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन होगा, आइधर वो लोहे के भी हो तो भी होगा। अब कई कई बार बच्चे कहेंगे, आप लोग कहोगे कि सर लोहे की चेयर कहाँ डिफॉर्म होती है, कंप्रेस कहाँ होती है, हम बैठते हैं। इतनी माइन्यूट होती है, आपको समझ में नहीं आएगा, दिखेगा भी नहीं। जिस चीज़ पे लोड पड़ता है, जैसे अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हो तो उसमें डिफॉर्मेशन हो सकती है, होती है इवन। जैसे मान लो कि आप इस आउटसाइड फोर्स लगा रहे हो तो इस बाहर की तरफ खींचेगी, या इनसाइड लोड लगा रहे हो तो कंप्रेशन होगा उसके अंदर। तो दोनों ही केसेस यहाँ पर हो सकते हैं। बोथ केसेस आर पॉसिबल। दोनों ही केसेस यहाँ पॉसिबल है। अब देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी लोड की बात करते हैं तो लोड और डिफॉर्मेशन एक दूसरे से एसोसिएटेड होता है, ये तो पहले जान लो। इफ देयर इज सम लोड देयर विल बी सम डिफॉर्मेशन ड्यू टू लोड। बट अगर हम लोड्स के टाइप्स को क्लासिफाई करें तो लोड्स की दो टाइप्स होते हैं मेनली। एक होता है नॉर्मल लोड, और एक होता है टेंजेंशियल लोड। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री। किसी बॉडी पे अगर कोई फोर्स लग रहा है, 90 डिग्री पे लग रहा है, इस फोर्स को हम लोग नॉर्मल लोड कहते हैं। और टेंजेंशियल लोड क्या है? किसी बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है, ऐसे लग रहा है, इसमें परपेंडिकुलर टू सरफेस है तो नॉर्मल, और अगर पैरेलल टू सरफेस है तो टेंजेंशियल, टेंजेंशियल लोड बोला जाता है।
अब नॉर्मल लोड को भी दो हिस्सों में क्लासीफाई किया जाता है। अगर 90 डिग्री पे लोड लग रहा है तो भी दो टाइप के लोड होते हैं, वो भी कौन कौन से देखो अच्छे। मान लो कि हमारे पास एक रॉड है, इस पे लोड लग रहा है, और इस पे अगर बाहर की तरफ लोड लग रहा है, एक केसी हो गया, और अंदर की तरफ लग रहा है, एक केसी हो गया। ये हुआ कंप्रेसिव, कंप्रेशन जो कर रहा है, और ये हुआ टेंसाइल, जो खींच रहा है बाहर की तरफ। तो इस तरीके से बच्चों हम लोड को क्लासीफाई करते हैं। लोड के अलग अलग टाइप्स होते हैं, नॉर्मल लोड, टेंजेंशियल लोड। नॉर्मल लोड में भी कंप्रेसिव होता है और टेंसाइल होता है। सर टेंजेंशियल लोड क्या होता है? लोड बच्ची फोर्स, फोर्स बताया तो यार, ऊपर स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि लोड फोर्स। देखो, फोर्स और लोड, लोड लिखा तो है। हम, आप जब किसी चीज़ पे बैठ रहे हो तो लोड अप्लाई कर रहे हो उस चीज़ पर। ओके सर। यहाँ पर हम फोर्स को लोड बोलते हैं, फोर्स नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना। तो अलग अलग टाइप के फोर्सेस या लोड होते हैं, नॉर्मल लोड, टेंजेंशियल लोड। नॉर्मल लोड भी दो टाइप का होता है, टेंसाइल और कंप्रेसिव। बाहर की तरफ है तो खींच रहा है, लेंथ बढ़ा रहा है तो टेंसाइल लोड, और अंदर की तरफ कंप्रेस कर रहा है तो कंप्रेसिव लोड, कंप्रेसिव फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स। और इस केस में जो लोड है ऊपर वाले केस में, ये टेंजेंशियल लोड। जी, जी, क्योंकि टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है। ये हमारा पूरा क्लासिफिकेशन। कोई डाउट बच्चों इस चीज़ को लेके बताओ। बोलो भाई, बोलो, बोलो बच्चों, बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। जब हम लोड वगैरह की बात करते हैं तो हमने बताया कि आपको लोड अप्लाई करते हैं, डिफॉर्मेशन होता है। अब ये डिफॉर्मेशन टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। अब ये टेम्परेरी परमानेंट क्या होता है, जैसे मान लो आपने बच्चों, इलास्टिक है आपके पास, रबड़ बैंड या इलास्टिक है, आपने उसकी खींचा, खींचा तो खिंच गया ऐसे। खींचने के बाद वापस जब आपने छोड़ा तो उसने अपने आप को रिगेन कर लिया। देखा होगा बच्चों आपने कि कई बार हम रबड़ लेते हैं या फिर इलास्टिक लेते हैं, तो जब हम छोड़ देते हैं उसको, तो आफ्टर सम टाइम वो रिगेन कर लेता है। आफ्टर सम टाइम वो रिगेन कर लेता है। समझे बच्चों? तो कुछ देर बाद वो अपने आप को रिगेन कर लेता है। अ, अगर बहुत ज़्यादा लोड नहीं लगा है, ज़्यादा लोड लगाओगे तो टूट ही जाएगा। अगर आप एक प्लास्टिक को खींच रहे हो, थोड़ा सा खींचा आपने, छोड़ दिया, वापस आ गया, अपनी कन्फिग्रेशन को कन्फिग्रेशन को रिगेन कर लेता है वो। अगर अपनी कन्फिग्रेशन को रिगेन कर लेता है आफ्टर सम टाइम। सर आप कुछ लिख रहे हो स्क्रीन पर, मुझे हाँ, दिख नहीं रहा है। बाकी सर बच्चों को मेरे दिख, पास तो बस वही आ रहा है, टेंसाइल तक ही आ रहा है। बाकी बच्चों को आ रहे हैं। यस सर। यस सर। बच्चे, आपका वो इंटरनेट वो स्लो चल रहा है, उसको रिफ्रेश करो। उसको स्क्रीन पे क्लिक करो माउस से। यस सर। आफ्टर सम टाइम, अगर जैसे आपने हाँ लास्ट, ठीक आ गया सर, रीगेन कॉन्फ़िगरेशन लिखा ना आपने अभी। हाँ, हाँ, जैसे अगर आप इलास्टिक को खींचते हो, खींच के छोड़ देते हो, तो अपनी कन्फिग्रेशन को रिगेन कर लेता है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा खींचोगे तो रिगेन नहीं कर पाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर टूट ही जाएगा या परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। तो वो प्रॉपर्टी जिसमें अगर बॉडी अपने आप को रिगेन कर लेती है कुछ लोड अप्लाई करने के बाद, उस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है बच्चों? एक प्रॉपर्टी है जिसमें बॉडी अपने आप को रिगेन कर लेती है। एक मिनट रुकना।
इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी होती है बच्चों जिसमें बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करने की कोशिश करता है जब उससे फोर्स को रिमूव किया जाता है, इसे इलास्टिसिटी कहते हैं। समझो बच्चों? हेलो हेलो। अगर आपसे कोई पूछे कि रबर बैंड या इलास्टिक या कोई बॉडी है जिस पे आप डिफॉर्मेशन करते हैं वो अपने आप को रिगेन क्यों करती है, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे बच्चों? बोलो, क्यों क्यों रिगेन करती है बॉडी अपने आप को? हेलो। The restoring force. ड्यू टू इलास्टिसिटी, प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। हर बॉडी Last. के अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है कि जब उससे लोड को रिमूव करेंगे तो अपनी पोजीशन को, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन करे। बट इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी एक लिमिट तक काम करती है। अगर आपका फोर्स एक लिमिट के बियॉन्ड चला जाता है, इफ अप्लाइड फोर्स इज बियॉन्ड अ लिमिट, मतलब अगर फोर्स अगर एक लिमिट के बियॉन्ड चला जाता है तो क्या होगा बच्चों? बोलो। तो बॉडी Permanent deformation. परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगी। समझे या नहीं समझे? देयर विल बी परमानेंट डिफॉर्मेशन इन बॉडी इफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन अ सर्टेन लिमिट। एक लिमिट से ज़्यादा है अप्लाइड फोर्स तो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है, उसके बाद वो रिगेन नहीं कर पाती, और इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। देखो अच्छे दे रखा है, सी है, सॉरी यहाँ पे गलत स्पेलिंग गलत हुई, प्लास्टिसिटी। ठीक है, ये रहा अच्छा। क्या होता है प्लास्टिसिटी? इट इज the property of a body due to which a body does not regain its original configuration after removal of force if applied force is greater than a limit। समझे या नहीं समझे बच्चों? बोलो। हेलो 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 हेलो। Yes, sir. समझ गए बच्चों? तो ये बच्चों ये कहानी है स्टार्टिंग में डिफॉर्मेशन वगैरह के बारे में। तो कई बच्चे कहते हैं Yes, सर sir. कि हम लोहे की चेयर पे बैठते हैं या ऐसी चेयर पे बैठते हैं जो लोहे की प्लास्टिक की, क्या उसमें भी डिफॉर्मेशन होता है? हाँ भाई, आप कहीं भी बैठो, आप बेड के ऊपर भी बैठ रहे हो तो वो भी डिफॉर्मेशन होगा, वुड में, लकड़ी में होगा, या कहीं भी आप बैठ रहे हो, कहीं भी या कोई भी लोड अप्लाई कर रहे हो, कहीं आप घूसा हाथ मार रहे हो तो आपके लोड की वजह से डिफॉर्मेशन हो ही रहा है। बस ये है कि डिफॉर्मेशन हो सकता है इतना माइन्यूट हो जो सिग्निफिकेंट ना हो और आपको दिखाई ना दे। अगर कम सिग्निफिकेंट होगा, इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी तो आपको दिखाई नहीं देगा। समझे बच्चे इस बात को या नहीं समझे आप? Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ बोलो अच्छी। Yes, sir. सर नोट्स में एक लाइन लिखी हुई थी कि स्टील इज मोर इलास्टिक अभी देन बताएंगे, रुक रबर। जाओ, हाँ रुको, अच्छी बात बताएंगे, अभी नहीं, अभी की बात नहीं है, बाद में डिस्कस करेंगे वो। बट खैर अभी तो फिलहाल ये डिस्कस कर रहे हैं। देखो अच्छी, ये समझ में आ गया मतलब कि बॉडी अपने आप को रिगेन कर लेती है बट एक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो नहीं रिगेन कर पाएगी, और ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो हर बॉडी डिफॉर्म होती है, चाहे स्टील हो, चाहे आप लोहे का ब्रिज भी कहो तो वो भी थोड़ा बहुत डिफॉर्म होता है, ना के बराबर हो, नेग्लिजिबल हो, वो बात अलग है। जब हम लोग आगे डिफॉर्मेशन की स्टडी करते हैं तो दो दो टर्म्स हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, एक स्ट्रेस एंड एक स्ट्रेन। जब हम लोग डिफॉर्मेशन, लोड एंड डिफॉर्मेशन की स्टडी करते हैं इन स्टडी ऑफ लोड एंड डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस स्ट्रेन की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये स्ट्रेस और स्ट्रेन किस चिड़िया का नाम होता है? देखो बच्चे, जैसे मान लो एक रॉड है, वी हैव अ रॉड एंड वी आर अप्लाइंग सम लोड और फोर्स ऑन दिस रॉड। और इस रॉड का कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन
एरिया। तो आमतौर पे जो स्ट्रेस होता है वो होता है फोर्स अपन एरिया। अब ये मतलब क्या होता है स्ट्रेस का? देखो जो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ये एक रॉड है, इस पे अगर जितना ज़्यादा लोड लगाओगे आप, उतना ज़्यादा इसके अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस होने लग जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम किसी बॉडी पे लोड लगाते हैं तो बॉडी उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करती है। हम किसी बॉडी को जब डिफॉर्म करते हैं तो बॉडी नहीं डिफॉर्म होना चाहिए। मैं आप लोगों को पढ़ने के लिए डांटूंगा, आप चाहोगे कि नहीं पढ़ो। हर बार ज़्यादातर चीज़ों में लाइफ में रेजिस्टेंस फेस करने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम लोड लगाते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स हैं रॉड के, ये उस लोड की वजह से जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है उसको रजिस्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? रजिस्ट करेंगे, अपोज करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसकी वजह से एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है इसके अंदर। जितना ज़्यादा लोड लगाओगे उतना स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, इवन रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया अगर ढंग से लिखे तो। जितना ज़्यादा आप अप्लाइड फोर्स लगाते हो उतना ज़्यादा रॉड के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। वो कोशिश ये करता है कि डिफॉर्मेशन ना हो, बट आप लोड लगा रहे हो तो डिफॉर्मेशन तो होगी ही। और यहाँ पर स्ट्रेस को हम डिफाइन करते हैं रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। इसकी यूनिट होती है, फोर्स की होती है न्यूटन और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। जितना ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होता है किसी एक बॉडी में, अगर एक बॉडी में जितना ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा मतलब वो उतना ज़्यादा टूटने के चांसेस हैं उसके अंदर। ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा तो टूट जाएगा, ज़्यादा लोड लगाओगे तो ज़्यादा स्ट्रेस होगा, ज़्यादा स्ट्रेस लगेगा तो टूट जाएगा। अब देखो बच्चों एक्चुअली क्या होता है कि आमतौर पे हम कोई चीज़ लेते हैं जिसमें हम लोड वोड लगना होता है तो हम देख के लेते हैं मजबूत है या नहीं है, मोटा होना चाहिए भैया, मजबूत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि बॉडी ज़्यादा स्ट्रेस सह सके, ज़्यादा लोड सह सके। समझे या नहीं समझे बच्चों? हेलो हेलो। यस सर। अगर कोई चेयर लेने जाओगे तो पतली पतली सी उठा लाओगे या फिर कहोगे कि थोड़ी अच्छी मोटी मोटी अच्छी होनी चाहिए, थिकनेस वगैरह ज़्यादा होनी चाहिए उसकी, ताकि वो ज़्यादा लोड सह सके। तो इस तरीके से हम लेते हैं कि ज़्यादा स्ट्रेस सह सके चीज़। तो अगर हम बात करें कोई भी चीज़ की, जैसे एक कुर्सी है, कुर्सी का एक पैर है, ये पैर सा हो गया, पावा। तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि अगर स्ट्रेस एक लिमिट से बियॉन्ड हो गया, इवन अगर बियॉन्ड क्या हुआ, अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो गया या बराबर भी हो गया किसके? ब्रेकिंग स्ट्रेस के। किसके? ब्रेकिंग स्ट्रेस के। तो चीज़ टूट जाएगी। समझे या नहीं समझे इस बात को बच्चों? बोलो। सर एक सेकंड आप रिपीट करना, आपने क्या बोला? अगर बॉडी पे लगने वाला स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज़्यादा हो गया तो बॉडी टूट जाएगी। अब बच्चे पूछते हैं सर ये ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है? अभी तक आपने बताया नहीं ब्रेकिंग स्ट्रेस के बारे में। देखो बच्चों, हर बॉडी एक लिमिट तक एक स्ट्रेस सह सकती है। हर एक मटेरियल का एक ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है। जैसे कॉपर का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, स्टील का अलग होगा। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस किसी और फैक्टर पे नहीं, मटेरियल पे डिपेंड करता है। हर मटेरियल का ब्रेकिंग स्ट्रेस अलग अलग होता है। अगर उस मटेरियल का ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज़्यादा स्ट्रेस आप दे दो तो टूट जाएगा। और अगर आपको बचाए रखना है उस बॉडी को तो ब्रेकिंग स्ट्रेस जितना है उससे कम स्ट्रेस या कम लोड अप्लाई करो। ब्रेकिंग लोड से कम लोड अप्लाई करो, ब्रेकिंग स्ट्रेस से कम स्ट्रेस डेवलप होने दो। लिफ्ट में जब हम चढ़ते हैं तो उसकी कैपेसिटी कई गुना ज़्यादा होती है, आपको शायद नहीं पता हो, बट फिर भी वो कुछ लोगों पे ही रुक जाती है, क्योंकि वो इस हिसाब से डिज़ाइन की जाती है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस तक दूर दूर तक ना पहुंचे हम लोग, क्योंकि इतना रिस्क कौन ले सके। समझे या नहीं समझे बच्चों? जैसे मान लो कोई एक बॉडी है, वो अगर उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस है 1000 Nm/m², ठीक है, मतलब इतना स्ट्रेस तो टूट जाएगी।
तो हम इतने तक नहीं जाएंगे कभी भी। हम बहुत कम स्ट्रेस लिमिट बांध देंगे, उससे ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे ही नहीं उस पर। हम स्ट्रेस की लिमिट इतनी रखेंगे, 5,000 तक मान लो रख दिया, या इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे, 500 से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि रिस्क कौन ले? समझे बच्चों? हेलो, समझ रहे हो बच्चों, नहीं समझ यस रहे? सर। मान लो कि क्या चांस क्यों लोगे आप? मान लो सोचा कि अरे यार 2-4 लोग और चढ़ा लेते हैं, कोई नहीं, टूट जाए तो टूट जाए, गिर जाए तो गिर जाए इतना कोई रिस्क नहीं लेता है इस चीज़ों में। तो इसलिए यही है कि हम बहुत ज़्यादा सेफ्टी लेके चलते हैं, तो हम ध्यान रखते हैं यहाँ पर। अब कुछ क्वेश्चन करें बच्चों, यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करें। हेलो, चलो भाई कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। सर स्ट्रेस और प्रेशर का फॉर्मूला तो सेम ही होता सेम ही है। होता है बच्ची, बट प्रेशर फ्लूइड्स में डिफाइन किया जाता है और स्ट्रेस सॉलिड्स में डिफाइन किया जाता है। क्वेश्चन निकालने बच्चे 2 मिनट लगेंगे हमें। पार्ट 2 में हो गए तो। देखो बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन है, और जो कि है 9.10, 9, इसको करना है अभी। आपको कुछ समय दे रहे हैं आपको। आपने 9.10 बोला क्या? 9. अच्छा ठीक है। एक हिंट दे रहे हैं बच्चों, और हिंट क्या मतलब, एक चीज जरूरी बता रहे हैं। यहाँ स्ट्रेस जो फोर्स बाय एरिया होता है, वो एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो। करो भाई। सर हो गया। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड।
सर हो गया। शाबाश बच्ची शाबाश, बस 1 मिनट में बता रहा हूँ। चलो बच्चों, देखते हैं क्या करना है। क्या किया भाई, कैसे किया आप लोगों ने? देखो बच्चों, यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस लिमिट दे रखी है ये, कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग स्ट्रेस ये ले लेंगे, मैक्सिमम लिमिट 10⁸ और लोड पूछा हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। कितना है रेडियस, बोलो बोलो बच्चों बोलो। 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, जो सिलेंड्रिकल रॉड है कर लेंगे। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर होगा। जो सिलेंडर होता है उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर नेचर का होता है, काटो तो सर्कल होता है। सर्कल का जो होगा πr² होगा। बट इसको ऐसे लिखेंगे नहीं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको ये लिख देंगे मीटर में, फिर इसका स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। मे भी आप लोगों में से कुछ बच्चों ने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया होगा, जो कि गलत है। समझे या नहीं? यस सर। चलो बच्चों, तब हम अपनी कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। जब हम लोग स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस, जैसे हमने लोड को क्लासीफाई किया था बच्चों, तो स्ट्रेस को भी हम लोग अलग अलग टाइप से क्लासीफाई कर देते हैं। जैसे कि जैसे लोड को क्लासीफाई किया था, पहला स्ट्रेस होता है नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब जैसे मान लो कोई रॉड है, ये एक रॉड है, इसमें अगर आप फोर्स लगा रहे हो, चाहे बाहर लगा रहे हो चाहे अंदर लगा रहे हो, तो यहाँ फोर्स बाय एरिया जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, रॉड के केस में। ठीक है, आंसर बताने अच्छे बच्चों ने कर लिया होगा। अच्छा, अब चाहे वो स्ट्रेस कैसा भी हो, टेंसाइल नेचर का हो, मतलब बाहर की तरफ खींचते हैं तो टेंसाइल कहा जाता है और अंदर की तरफ प्रेस करते हैं तो कंप्रेसिव कहा जाता है। तो यहाँ स्ट्रेस डेवलप हो रहा है बॉडी पे। इसके अलावा नेक्स्ट आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है? जैसे मान लो बच्चों, एक बलून को आप पानी के अंदर ले जाते हो, एक बलून है उसको आप पानी के अंदर ले जाते हो ऐसे, तो उस बलून पे हर तरफ से प्रेशर लगना चालू हो जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों कि वाटर के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो चीज़ कंप्रेस होना चालू हो जाती है। ये आपको पता है या नहीं पता है? जब हम पानी के अंदर डीपली जाते हैं तो प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। इनसाइड डीप सी आपने 10th क्लास 8th क्लास में पढ़ा होगा कि डीप सी के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, फ्लूइड का प्रेशर लगता है, वाटर का प्रेशर लगता है। तो ये प्रेशर अप्लाई होता है उस पर, तो ये कंप्रेशन करने की कोशिश करता है उस बलून को या कोई भी बॉडी को, बलून ना मानो तो कोई भी बॉडी को। तो यहाँ पर ऐसे केस में जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोलते हैं। और जो स्ट्रेस होता है वो फोर्स बाय एरिया होता है। बट यहाँ पर इसको हम इस तरीके से डिफाइन नहीं करते, जैसे आपने पढ़ा होगा फोर्स बाय एरिया प्रेशर होता है, बट यहाँ चेंज इन प्रेशर की फॉर्म में डिफाइन किया जाता है, वो भी, या फिर प्रेशर डिफरेंस की फॉर्म में डिफाइन किया जाता है। प्रेशर डिफरेंस कौन सी चीज़ का? एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, जैसे बलून के अंदर एयर है और बाहर भी एयर है नॉर्मल केस में, तो अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर रहता है।
बट एक्चुअली क्या होता है कि जैसे इसको पानी में ले जाते हैं, वाटर आ जाता है, तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और ये कंप्रेस होने लग जाता है। तो एक प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये कंप्रेस होने लग जाता है, और इस प्रेशर डिफरेंस को हम लेते हैं जैसे इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर। अंदर का प्रेशर, इसके अंदर का प्रेशर इनसाइड और आउटसाइड का सेम नहीं होता है। इनसाइड एंड आउटसाइड सेम नहीं होता है। इसमें जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसको डेल्टा पी लिखते हैं। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे प्रेशर डिफरेंस लिखते हैं, डेल्टा पी। वी राइट हेयर डेल्टा पी, प्रेशर डिफरेंस। समझे बच्चों? और रही बात तीसरा स्ट्रेस, ये स्ट्रेस सिलेबस से कट चुका है, तो फिलहाल अभी इसको हम नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों स्ट्रेन की स्टडी पे। सर बोलो बच्चे, बोलो 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 बोलो। सर एक बार स्ट्रेस बताना, बाकी सारे। दो ही पढ़ाए बच्चे, एक तो रॉड पे पढ़ाया, रॉड पे लग रहा है फोर्स बाय एरिया। दूसरा पानी के अंदर किसी चीज को ले जाते हैं तो उस पर प्रेशर की वजह से जो स्ट्रेस लगता है ऊपर से। जैसे आपको भी अगर पानी के अंदर नीचे डीप जाओ, आपको पता है डाइवर्स को एक सूट पहनना पड़ता है, पता है ना आपको? यस सर। क्योंकि बाहर का प्रेशर हम पे लगता है, वो हमें कंप्रेस करने की कोशिश करता है। तो ऐसे स्ट्रेस को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस का नाम दिया जाता है। समझे बच्ची? यस सर। अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे हम जानते हैं दूसरी चीज़ों के बारे में। स्ट्रेन के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेन बेसिकली डिफॉर्मेशन की स्टडी से एसोसिएटेड होता है। तो स्ट्रेन होता क्या है? स्ट्रेन देखो अच्छे फॉर्मूला लिखा है आपके सामने, जैसे कि स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। इसे हम कहते हैं स्ट्रेन। और स्ट्रेन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अब हम आपको बताते हैं। खैर हमें तो मेनली दो ही पढ़ने हैं, शियर स्ट्रेन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो पहला हम जो स्ट्रेन पढ़ेंगे वो रॉड का पढ़ेंगे, रॉड के बारे में पढ़ेंगे। और रॉड के स्ट्रेन को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल, देखो अच्छे, ये रॉड है। अगर आप इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगाओगे तो उस रॉड की क्या हो जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी। समझ रहे हो बच्चों? हेलो हेलो। Yes, sir. यस सर। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा बच्चों? यहाँ पर चेंज इन डायमेंशन मतलब कितना चेंज आया, डेल्टा एल चेंज आया, और पहले कितना था, एल था। इसके रेशियो को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कोई डाउट बच्चों, बोलो। और स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या फर्क होता स्ट्रेस है? बच्चे फोर्स, मतलब स्ट्रेस मतलब एक तरीके से फोर्स की स्टडी कर रहे हैं, लोड कितना स्ट्रेस लग रहा है एक बॉडी पे। और स्ट्रेन मतलब उसमें कितनी डिफॉर्मेशन आ रही है, डिफॉर्मेशन की स्टडी को स्ट्रेन की स्टडी कहा जाता है। हेलो बोलो बच्ची, बोलो यस क्या सर, यस सर, क्लियर। अब जैसे रॉड है, रॉड पे जब लोड लगा स्ट्रेस डेवलप हुआ, स्ट्रेस डेवलप हुआ, डिफॉर्मेशन हुई, स्ट्रेन डेवलप हुआ, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हुई हो गया, डेल्टा एल बाय एल। यार वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को क्यों काट दिया हमने, ये तो आ रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हुआ? देखो जैसे हमने अभी आपको ऊपर पढ़ाया था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस, तो उसमें मैंने बलून का एग्जांपल दिया था कि यहाँ पर लोड लगता है तो कंप्रेस होने की कोशिश करते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक स्ट्रेन है, इसका नाम है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मान लो एक बलून को या किसी भी चीज को हम पानी में डीप ले गए, तो उस पर फोर्स लगा, स्ट्रेस लगा, उससे उसकी वॉल्यूम कंप्रेस होने लगी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, क्योंकि वहां वॉल्यूम चेंज होती है। रॉड के केस में लेंथ चेंज होती है, और स्फेयर के केस में वॉल्यूम चेंज होती है। समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चों, बोलो। और माइनस साइन क्यों लगाया है? क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है।
अरे बोलो बच्चों, स्ट्रेन का मतलब चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन, यस सर। रॉड का केस हो तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ हो गई, क्योंकि रॉड के केस में लेंथ डायमेंशन होती है हमारी। और अगर स्फीयर का केस हो तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम चेंज होती है इसके केस में, स्फीयर के केस में। तो ये बात शायद आप समझ गए होंगे। किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हम्म हम्म अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, शायद कोई क्वेश्चन वोश्चन हो, फिर हम और बढ़ते हैं। हाँ, देखते हैं फिर क्वेश्चन वोश्चन मिले। सर हमने यहाँ पे डेल्टा इसलिए यूज किया क्योंकि बहुत कम चेंज होता है। डेल्टा तो अच्छी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब चेंज होता है डेल्टा, मतलब देखो होता है डेल्टा का मतलब क्या होता है, देखो फाइनल माइनस इनिशियल होता है डेल्टा का मतलब। जैसे ये, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मतलब आमतौर पे स्ट्रेन होता है चेंज इन वैल्यू, चेंज मतलब कि जैसे इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। समझे? करना तो यस आपको पूरा सर। ही पड़ेगा ना, ऐसा करके मतलब पूरा चेंज चेंज निकालना पड़ेगा पूरा। खैर चलो क्वेश्चन देते हैं बच्चों। देखते हैं, क्वेश्चन देने दो। चलो बच्चों, हम आपको पहले टॉपिक सिखा देते हैं, फिर क्वेश्चन देते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझना जरूरी है। जब किसी चीज़ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, इसका मतलब कि उस पर वो कंप्रेशन उसने फेस किया है, और ऐसे केस में डेंसिटी चेंज हो जाती है। बताओ बच्चे, कोई बच्चा बताएगा, मैंने ये जो लाइन बोली इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब आमतौर पे किसी बॉडी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फेस करती है कोई बॉडी, तो ऐसे सिचुएशंस में बॉडी की डेंसिटी चेंज हो जाती है। बताओ बच्चों, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। हेलो। ठीक है सर, फॉर्मूले में होता है मास अपॉन वॉल्यूम। देखो बच्चों, जब वॉल्यूम डिक्रीज होगी, उस पर प्रेशर लगेगा आउटसाइड से, वॉल्यूम डिक्रीज होगी, तो डेंसिटी ऑब्वियसली बात है इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, और मास डिक्रीज हो, वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो किस एक्सप्रेशन के थ्रू हम उसको दिखा सकते हैं? देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो चेंज इन डेंसिटी बाय डेंसिटी इज इक्वल टू चेंज इन मास बाय मास माइनस चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऐसे दिखा सकते हैं आप इसको। अब ये कैसे आया? देखो एक्चुअली क्या होता है, हमने परसेंटेज एरर वैरर जब एरर के फॉर्मूले पढ़े थे, तो वहीं से रिलेटेड ये फॉर्मूला आ गया कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम, इस तरीके से लिख सकते हैं। जब हमने एरर वैरर का केस पढ़ा था, तो वहीं से हमने लिख दिया। खैर, तो इवन आपको अभी भी आपको ध्यान देना है, तो हम आपको बता देते हैं कि जैसे मान लो बच्चों, हमारे पास कोई फॉर्मूला है, जैसे डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, और आपको बोला जाए कि डेंसिटी में इतना चेंज हो रहा है, तो बताओ वॉल्यूम में या मास में कितना चेंज होगा, और सारी वैल्यू स्मॉल वैल्यूज हो, मतलब चेंज अगर स्मॉल हो, चेंज अगर क्या हो, स्मॉल हो, तो फिर उसको इसमें इस फॉर्मूले में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे डेंसिटी है, तो इसका डेंसिटी का क्या हो गया, डेल्टा रो बाय रो, चेंज इन डेंसिटी बाय डेंसिटी। मास का क्या हो गया, चेंज इन मास बाय मास। और वॉल्यूम नीचे है, तो इसलिए माइनस चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इस हमने ऊपर वाले फॉर्मूले को कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लिख दिया। कोई डाउट बच्चों इसको लेके? थोड़ा सा समझने की नो कोशिश। सर। अब एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन में जब दिया है, मास तो चेंज हो नहीं सकता, क्योंकि काट पीट नहीं रहे हो बॉडी को, कम कुछ जोड़ नहीं रहे और कुछ घटा नहीं रहे मास काट के। सिर्फ
जो चेंज होगा वो चेंज होगा डेंसिटी और वो चेंज होगा वॉल्यूम, और उसमें भी वॉल्यूम घटेगी और डेंसिटी बढ़ेगी। तो ये फॉर्मूला अपनाना सबसे सही है, मतलब यही है। ये फॉर्मूला बता रहा है कि वॉल्यूम घटती है तो डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है, और इस तरीके से उसका चेंज का रिलेशन आता है, जो कि हमने नोट सर किया। सर मास वैसा ही कैसे किसी चेंज भी होता है? फॉर्मूले ये अच्छी किसी भी केस में नहीं है। जैसे पानी के अंदर है, जैसे आप ही पानी के अंदर चले गए तो आप पे कंप्रेसिव फोर्स लगेगा और आपकी वॉल्यूम घट जाएगी और आपकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। किसी भी बॉडी को अगर कंप्रेस किया जाए तो उसके लिए ये वैलिड है, मतलब वैलिड है, बिना मास को चेंज किए कंप्रेशन किया जाए उसको। समझे? चलो बच्चों, ये ट्राई करो। सर इसमें मास कांस्टेंट रहता है? मास बच्चे, हम यार ये बताओ, किसी चीज को कंप्रेस कर रहे हो तो उसका मास मास कब चेंज होता है? उससे कुछ काट के निकालो या उसमें कुछ डालो, कंप्रेशन करने में मास चेंज होता है या नहीं होता, बताओ। नहीं होता सर। चलो बच्चों, ये करो क्वेश्चन। 180 में प्रेशर कितना होता है पता है आप लोगों को? देखो, जो प्रेशर की अलग अलग यूनिट्स होती हैं, तो हम आपको बता दें कि शायद आपने बचपन में पढ़ा होगा। प्रेशर की अलग अलग यूनिट होती है। एक तो होती है पास्कल, बट पास्कल के अलावा और भी अलग अलग यूनिट होती है, जैसे बार, टॉर, ये सब करके भी प्रेशर की अलग अलग यूनिट होती है। तो 180 में क्या होता है? 180 में जो होती है उसे आप करीब करीब फिलहाल 10⁵ पास्कल ले लो इस क्वेश्चन में। हम फ्लूइड्स में आपको प्रेशर की अलग अलग यूनिट के बारे में बताएंगे। तो क्वेश्चन करो बच्चे। 9.13 प्रेशर की यूनिट होती है ये एटीएम। हुआ बच्चों, हो गया? हेलो, हुआ? नो सर। तो सेम रहेगी क्या डेंसिटी? चेंज हो जाएगी बच्चे, सेम नहीं रहेगी ना, कंप्रेशन होगा, वॉल्यूम चेंज होगी तो डेंसिटी भी चेंज होगी ना। लेकिन यहाँ पे कंप्रेशन कैसे हो रहा है? कंप्रेशन ऐसे हो रहा है कि इसको, कोई भी चीज को आप पानी के अंदर ले जाओगे, क्या कहते हैं, अच्छा, पानी की डेंसिटी की बात कर रही हो? हाँ,
यस सर, देखो आपने बोला ना कि आमतौर कंप्रेशन पे होगा। आप किसी चीज को पानी में ले जाओ या पानी की ही बात करो, तो वाटर के अंदर वाली लेयर्स जो होती हैं उन पे वाटर के ऊपर वाली लेयर का लोड होता है। पानी ही की बात करते हैं, जैसे पानी की बात करते हैं, तो आप कई बार बच्चे कहते हैं सर पानी की डेंसिटी तो सेम ही रहती है, चेंज कैसे हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। हर चीज पे अगर आप लोड लगाते हो कंप्रेस होती है, लोहे पे भी लोड लगाओगे तो लोहा भी कंप्रेस होगा, भले ही ना के बराबर हो, दिखे ना। गैस भी कंप्रेस होती है। कई बच्चे कहते हैं सर ऐसा बोला जाता है कि गैस आर कंप्रेसिबल बट लिक्विड्स और सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल अप्रोक्सीमेटली, बट अप्रोक्सीमेटली होता है, कंप्रेशन तो उसमें भी होता है। पानी नीचे हो, पानी की जो नीचे लेयर है, क्या उस पर पानी का ऊपर का लेयर लोड लोड नहीं लगेगा, उसका कंप्रेशन होगा उसमें भी, यस समझे? सर, लगता है। तो इसलिए होगा, कंप्रेशन होगा। चाहे पानी हो, पानी में कोई भी चीज हो यार, नीचे कंप्रेशन तो उसको सहना ही पड़ेगा। करो भाई। करें भाई, करें। हो गया बच्चों, या मैं करूं? हुआ या नहीं हुआ? कर दो। मैं कर दूं? चलो बच्चों, ये फिलहाल मैं बाद में देता हूँ, ये शायद अभी आप नहीं कर पाओगे, रहने दो, रुको रुको, वेट करो। ये मैं आपको चलो बाद में दूंगा। मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ फिलहाल आपको। हाँ, ये भी नहीं है, ये तो सेम हो गया ना। नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा। चलो बच्चे, मैं और सिखा देता हूँ, फिर कर पाओगे आप ये शायद। हाँ, कुछ चीज़ें मैंने लग रहा है मैंने अभी जल्दी दे दिया आपको ये क्वेश्चन। सॉरी बच्चों, अभी हम आपको कुछ और सिखाएंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन देंगे। शायद अभी तक आप सीखे नहीं हुए, कुछ चीज़ें इसमें हमें और सिखानी पड़ेंगी अभी आपको। तो चलो बच्चे, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब सीख गए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। शेयर स्ट्रेन नहीं पढ़ना बच्चों में। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। हुक्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक हुक्स लॉ दिया था, और उन्होंने बोला कि अगर देखो तो लोड और डिफॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कोई बच्चा बताएगा इसका क्या मतलब है कि लोड और डिफॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जितना ज्यादा लोड उतनी ज्यादा डिफॉर्मेशन। हम्म इसी के हिसाब से स्ट्रेस और स्ट्रेन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा स्ट्रेस लगाओगे उतना ज़्यादा स्ट्रेन होगा, क्योंकि लोड इज एसोसिएटेड विद स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद स्ट्रेन। और इसमें भी खास बात है कि जैसे लोड और डिफॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो है ही है। अब ये भी एक लिमिट तक ही होता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एक लिमिट के बियॉन्ड प्रोपोर्शनलिटी भी कैंसिल हो जाती है। जैसे मान लो, एक एग्जांपल लेते हैं, हमने किसी चीज़ पे 100 न्यूटन का लोड लगाया, उसमें 1 mm की डिफॉर्मेशन हुई। 200 न्यूटन का लोड लगाया, 2 mm की डिफॉर्मेशन हुई। 300 न्यूटन का लोड लगाया, 3 mm की डिफॉर्मेशन हुई। ऐसे ऐसे लोड बढ़ाते गए, 900 न्यूटन का लोड लगाया, 9 mm की डिफॉर्मेशन हुई। अब बढ़ रहा है, अब 1000 न्यूटन का फोर्स लगाया, अब एक एक करके ये भी बढ़ रहा था, बट एकदम से डिफॉर्मेशन 15 है, बहुत ज़्यादा हो गई। क्योंकि एक लिमिट तक प्रोपोर्शनलिटी रहती है, उसके बाद बिहेवियर कुछ भी हो सकता है। तो लोड जितना बढ़ाओगे उतनी डिफॉर्मेशन होगी, जितना कितना खींचोगे उतना डिफॉर्म होगा, उस पर फोर्स लगाओगे, बट एक लिमिट तक होता है ये सब। तो ऐसी लॉ को नाम दिया गया हुक्स लॉ, और ये स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब इसमें भी एक खास बात है कि जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट लगाया, इस कांस्टेंट को नाम दिया गया कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी
इसको नाम दिया गया कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। बाकी इसको नीचे भेज दो। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया फाइनली। तो ये बच्चों फॉर्मूला है। अब फिर जैसे हमने आपको हमने दिखाया कि हमने पढ़े 2 टाइप के स्ट्रेस होते हैं, 2 टाइप के स्ट्रेन्स होते हैं। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी हमें 2 टाइप के पढ़ने हैं। वैसे तो 3 टाइप के होते हैं, बट तीसरा हमारे सिलेबस से हट गया है, तो हमें ये पढ़ना है। 2 टाइप के स्ट्रेस होते हैं, 2 टाइप के स्ट्रेन्स होते हैं और 2 टाइप के कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। तो देखो बच्चों, हमने ये देखा कि कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो अगर हम बात करें रॉड की, तो हमने सबसे पहले रॉड के बारे में पढ़ा था। देखो बच्चों, रॉड पे, ये रॉड सी है, ये सिलेंडर है, इस पर फोर्स लगाते हैं, स्ट्रेस लगाते हैं, तो इस पर जो स्ट्रेस होता है लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस होता है। और जब इस पर लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस लगाते हैं तो इस पर लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन डेवलप होता है, क्योंकि इसकी लेंथ चेंज होती है। और अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल हो, ये वाले हों, तो इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है उसे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। इसे हम थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। देखो बच्चों, जैसे मान लो कि एक रॉड है। रॉड के केस में इफ वी आर अप्लाइंग सम लोड ऑन अ रॉड, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी जो कि होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, उसको यंग्स मॉडुलस लिखते हैं। और स्ट्रेस यहाँ होता है फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन होता है यहाँ पर चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेंथ चेंज होती है। समझे या नहीं समझे बच्चों, बोलो। बोलो बोलो बोलो। यस सर। रॉड अरे यंग मॉडुलस वाला आपने अभी बता दिया। हाँ बच्चों, बता दिया। सर एक बार फिर से बता दो। देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है कि एक रॉड है हमारी। रॉड के केस में अगर आप फोर्स लगाते हो तो यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होता है, मतलब रॉड के केस में आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू पुट कर दी, तो वो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है उसको यंग्स मॉडुलस बोल देते हैं। बस ये हो गया ओके सर। यंग्स मॉडुलस के केस। अब सेकंड आता है वही बलून वाला केस जो हम डिस्कस कर रहे थे स्टार्टिंग से ही, बलून वाला, कि उसको पानी के अंदर ले गए तो उस पर प्रेशर लग रहा है, तो उससे उस पर कंप्रेशन होगा। तो यहाँ पर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन लेंगे हम। इस केस में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो बल्क मॉडुलस होता है, बी। और यहाँ पे जो स्ट्रेस होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेन भी वॉल्यूमेट्रिक होता है। खैर हम नाम नहीं लिखते, कंफ्यूज हो जाओगे आप ज़्यादा, तो हम स्ट्रेस सीधे सीधे कहेंगे फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस हो गया। और स्ट्रेन जो होता है वो चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम में चेंज होता है। और फोर्स बाय एरिया को हम डेल्टा पी लिख देते थे, मैंने बताया था वहाँ पे, और वी ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाता है, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू वी डेल्टा पी माइनस डेल्टा वी। ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। ओके समझे सर। बच्चों? यस सर। तो ये फॉर्मूलेज हैं बच्चों जिसके साथ हमें डील करना है। और बाकी रही बात इसकी कि इसमें आप और भी चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि इसको आप, ये हो गया, अगर डेल्टा पी को नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा, बी बाय पी इज इक्वल टू माइनस वी डेल्टा वी, ऐसे लिख सकते हो। और इसको रेसिप्रोकल कर सकते हो, जैसे कि पी बाय बी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाय वी लिख सकते हो। और अभी हमने ये देखा था कि जब वॉल्यूम जो चेंज होता है, ये इसके बराबर होता है,
इसको ये भी लिख सकते हैं। कोई डाउट बच्चों इसको लेके? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो। ये लिख सकते हैं। नो सर। चलो बच्चों आज यहीं तक पढ़ते हैं। अब बच्चों की क्लासेस भी हैं, अभी ख़त्म करते हैं, बाकी हम